हेलो डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर मिसेस बी एम लाल गवर्नमेंट डिग्री गर्ल्स कॉलेज रायपुर से बोल रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे अस्टिलेगो जो कि स्मट फंजाई में आता है। चलिए इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन: डिवीजन यू माइकोटिना, सब डिवीजन बेसिडियो माइकोटिना, क्लास टीलियोमाइसिटिस, ऑर्डर अस्टिलेजिनेलिस, फैमिली अस्टिलेजिनेसी और जीनस अस्टिलेगो। यू माइकोटिना जो होता है वो ट्रू फंजाई के अंतर्गत आता है और इसमें ये हेट्रोट्रॉफिक होता है, अर्थात फंजाई जो होता है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। सब क्लास बेसिडियो माइकोटिना में इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें जो सेल वॉल जो होती है उसकी काइटिन की बनी होती है और ये जर्मिनेट करके बेसिडियम बनाता है जिसके ऊपर में बेसिडियो स्पोर्स पाए जाते हैं। इस केस को बेसिडियो माइकोटिना में रखा गया है। टीलियोमाइसिटिस का कैरेक्टर है कि इसमें टेटो स्पोर्स बनते हैं। अस्टिलेजिनेलिस क्योंकि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है और इसमें स्मट स्पोर्स बनते हैं। अस्टिलेजिनेसी भी सेम कैरेक्टर होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, स्मट स्पोर्स बनते हैं और इसमें एक प्रोमाइसिलियम बनता है और इन्फेक्शियस हाइफी भी बनता है और इसमें स्मट स्पोर्स के प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ना अस्टिलेगो स्मट फंजाई बोलते हैं क्योंकि ब्लैक सूटी अपीयरेंस आप देख सकते हैं कि देखिए कितने ब्लैक, एक काजल के समान, एक कालिक के समान जो स्पोर्स है जिसको हम स्मट स्पोर्स बोलते हैं। ये स्मट स्पोर्स जो होता है वो ग्रेमिनी फैमिली जैसे कि गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, शुगर कैन है और कुछ ग्रासेस भी होती हैं जिसके इन्फ्लोरेसेंस पार्ट्स को जो स्मट जो फंजाई जो होता है वो जो ग्रेमिनी फैमिली के जो पौधे होते हैं, जो क्रॉप जो पौधे होते हैं उसके इन्फ्लोरेसेंस पार्ट को ही अटैक करता है। तो जबकि रस्ट में ये होता है कि रस्ट में जो होता है, रस्ट फंजाई जो होता है वो स्टेम लीव्स को अटैक करता है, परंतु स्मट जो होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स को। इस कारण से इसमें आर्थिक नुकसान बहुत ज्यादा होता है। इसकी 400 स्पीसीज पाई जाती हैं। ज्यादातर ये दोनों ही रूप में पाए जाते हैं, फैकल्टेटिव पैरासाइट भी बोलते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब होता है विकल्पी परजीवी। विकल्पी परजीवी मतलब कि जब इसको लिविंग होस्ट नहीं मिलता है तो वो सॉइल में भी अपना जीवन को स्पेंड कर सकता है। तो ये अपना कुछ लाइफ जो होता है वो सेप्रोफिटिकली भी के रूप में गुजारता है, जैसे कि स्पोरिडिया जिसको कि हम बेसिडियो स्पोर्स भी बोलते हैं। दूसरा जो मेन जो होता है वो पैरासिटिकली होता है, ऑब्लिगेट पैरासाइट भी, अर्थात इसके जो माइसिलियम पार्ट्स होते हैं वो स्मट स्पोर जो होते हैं वो गेहूं के ये जो इन्फ्लोरेसेंस जो पार्ट होते हैं इसके टिश्यू के अंदर में ही अपना लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। अस्टिलेगो जो होता है वो आटोसियस होता है। आटोसियस का मतलब कि इसका लाइफ साइकिल जो होता है वो सिंगल होस्ट प्लांट पे ही कंप्लीट होता है। जबकि हम रस्ट फंजाई में देखते हैं जैसे पक्सिनिया ग्रेमिनिस ट्रेटिसाई का जीवन साइकिल देखते हैं तो उसका जीवन साइकिल, उसकी लाइफ साइकिल जो होता है वो दो प्रकार के होस्ट पे होता है। प्रथम गेहूं का पौधा होता है और दूसरा जो होता है वो बारबेरी का पौधा होता है। तो ऐसे इसको हम हेट्रोसियस बोलते हैं, परंतु स्मट जो होता है वो आटोसियस होता है। सेक्स ऑर्गन इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें प्लाज्मोगेमी होता है। प्लाज्मोगेमी कैसा होता है? दो कॉम्पेटिबल हाइफी के द्वारा से, अर्थात एक प्लस और माइनस स्ट्रैंड के दो हाइफी होते हैं जो दोनों फ्यूजन करते हैं। ठीक है, इनके बीच में न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हो रहा है, सिर्फ माइसिलियम का ही फ्यूजन हो रहा है, जिसका क्या कहलाता है? ये प्लाज्मोगेमी कहलाता है। इसके जीवन काल में दो प्रकार की स्पोर्स होते हैं लाइफ साइकिल में, एक टिलियोस्पोर जिसको हम टेटोस्पोर भी बोलते हैं और दूसरा जो होता है वो बेसिडियो स्पोर्स होता है। ना हैबिट एंड हैबिटेट देखेंगे। अस्टिलेगो जो होता है वो अस्टिलेजिनेसी फैमिली का एक सबसे बड़ा ग्रुप होता है। इसकी 400 स्पीसीज जो होती है जो कॉस्मोपोलिटन था सर्वव्यापी होती है, सभी जगह पाए जाते हैं। इंडिया में 108 स्पीसीज पाई जाती है। सभी स्पीसीज जो होती है वो पैरासाइट होती है, ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है, अर्थात ये फ्लोरल पार्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं। जैसे ग्रेमिनियोपोएसी फैमिली के पौधे जैसे कि वीट, बार्ली, वोट, मेज, शुगर केन, बाजरा, राई
और कुछ वाइल्ड ग्रासेस होती है उसके फ्लोरल पार्ट को अटैक करता है। अस्टिलेगो जो होता है वो लैटिन शब्द अस्टस से बना हुआ है जिसका मतलब होता है बर्न्ड। बर्न्ड का मतलब होता है ब्लैक सूटी पाउडरी मास ऑफ स्पोर्स ऑन दी होस्ट प्लांट पार्ट्स, अर्थात बर्न्ड अपीयरेंस अर्थात काजल या कालिक के समान। इस कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, स्मट फंगस भी बोलते हैं। तो स्मट का अपना मतलब ही होता है ब्लैक पाउडर लाइक अपीयरेंस। इसमें सेक्स ऑर्गन कंप्लीटली एब्सेंट होती है, जैसे मैंने पहले ही बताया कि ये प्लाज्मोगेमी टाइप का होता है ना। अब हम इसके लक्षण देखेंगे। लक्षण देखेंगे, सिम्टम्स का मतलब लक्षण। अस्टिलेगो के कैसे लक्षण दिखाई देते हैं आपको यहाँ पर स्लाइड में दिख रहा है कि देखिए ये इन्फ्लोरेसेंस पार्ट्स है, ये पूरा ब्लैक कलर के स्पोर से भरा हुआ है। यहाँ पर देखो ये ओट है, ओट का ये फ्लोरल पार्ट्स होता है और इस प्रकार से ये देखो ये स्मट स्पोर जो होता है वो इसके अंदर में पाए जाते हैं। कुछ तो पूरे बाहर तरफ से भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये ज्यादातर फ्लोरल स्पाइक को अटैक करता है। पूरा फ्लोरल स्पाइक जो होता है वो ब्लैक कलर में टर्न हो जाता है। तो अस्टिलेगो जो होता है उसमें दो प्रकार के लक्षण दिखाई देते हैं। पहला जो लक्षण जो होता है वो लूज स्मट कहलाता है। लूज स्मट का मतलब होता है ब्लैकिश पाउडर जो होता है वो बहुत ही पूरी पाउडरी अपीयरेंस हो जाता है, पूरे इसमें पाउडर भर जाता है, अर्थात जो ओरी जो होता है उस ओरी के अंदर में पूरा पाउडरी, यहाँ तक कि पूरा इन्फ्लोरेसेंस को नष्ट कर देता है, पूरे बीज को नष्ट कर देता है और अंत में ये पूरा जो ब्लूम्स जो होते हैं जिसको हम बोलते हैं दाने जिसके अंदर भरे होते हैं वो पूरा नष्ट हो जाता है और उसकी जगह में ये पूरा बेयर हो जाता है, ये पूरा खाली हो जाता है और इसकी जगह में पूरे स्मट स्पोर्स भर जाते हैं। तो लूज स्मट कितने प्रकार के होते हैं, जैसे कि लूज स्मट ऑफ वोट, वोट जो कि अस्टिलेगो अवेनी के द्वारा से होता है। दूसरा था लूज स्मट ऑफ बार्ली जो अस्टिलेगो न्यूडा के द्वारा से होता है। लूज स्मट ऑफ वीट जो कि अस्टिलेगो न्यूडा वैरायटी टिटिसाई के द्वारा से। फिर है लूज स्मट ऑफ दूब घास में भी होता है जो कि अस्टिलेगो साइनोडोंटिस के द्वारा से होता है। ये देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये आपके डायग्राम, आपकी बुक में भी ये डायग्राम बना हुआ होगा। ये देखिए लूज गेहूं के पौधे पे देखिए कैसे पूरा ब्लैक स्पोर्स, पूरा देखो पूरा ये दाना पूरा गायब हो जाता है और देखो खाली क्या होता है बेयर स्पाइक ही यहाँ पर लगा हुआ है। मतलब यहाँ पर गेहूं के दाने तो है ही नहीं, ये पूरा ब्लैक कलर की स्पोर्स से ये पूरा कवर्ड हो गया है। दूसरा जो होता है ये यहाँ पर भी हम देख सकते हैं दूब घास में देखिए इस प्रकार से इसका इन्फ्लुएंस ब्लैक कलर की इसमें ये हो गया है। फिर सेकंड टाइप का जो सिम्टम जो आते हैं वो कवर्ड स्मट होता है। ये देखिए ये पूरा कवर्ड स्मट ऑफ वोट, अर्थात ये पूरा जो ओट के जो दाने जो होते हैं ना वो उसके ओवरी के अंदर में, अर्थात उसके ओवरी के बाहर में क्या पाया जाता है, ग्लून्स पाए जाते हैं। उसके अंदर में ये क्या हो जाते हैं, ये स्पोर्स पूरे भरे जाते हैं। जब थ्रेसिंग या मिसाई जब की जाती है ना, थ्रेसिंग का मतलब होता है कि जब मिसाई होती है तब उसी समय इसके दाने जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो ये जो स्पोर जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से देखिए ये आप क्या देख रहे हैं, ये इसको हम बोलेंगे मेज, मक्का। मक्के में भी क्या बन गया है, गाल बन गया है। गाल मतलब कि एक कैंकर के समय स्ट्रक्चर होता है। तो इस प्रकार से ये गाल बन जाते हैं। इस गाल के अंदर में ये सारे स्मट ब्लैक कलर की स्पोर जो होते हैं इसके अंदर में भरे होते हैं। तो इतना ज्यादा जो होता है इसका जो स्टॉक हो जाता है, दाने हो जाते हैं पूरे इस प्रकार से गाल के समान दिखाई देता है और इसके अंदर में ये स्पोर भरे होते हैं। फिर आप ये देख रहे हैं ये है गन्ना है। गन्ने में क्या हो गया है, पूरा स्मट स्पोर जो होते हैं पूरे इन्फ्लोरेसेंस पार्ट को पूरा कवर कर लिया। पूरा इन्फ्लोरेसेंस जो होता है वो देखिए कैसे दिखाई दे रहा है, चाबुक के समान क्या हो गया है, रूपांतरित हो गया है। तो इस प्रकार से आप डिफरेंट प्रकार के ये ग्रेमिनी फैमिली के जो डिफरेंट प्रकार के क्रॉप पौधे उसमें आप देख सकते हैं। अब सेकेंड जो सिम्टम जो आते हैं रस्ट स्मट में वो है कवर्ड स्मट। कवर्ड स्मट का मतलब होता है ब्लैकिश पाउडर ऑफ स्पोर्स रिमेन कवर्ड बाय द वॉल ऑफ द ग्रेन्स। मतलब लूज स्मट में क्या था कि स्पोर्स पूरे दाने के ऊपर तक पूरे थे, परंतु कवर्ड स्मट में क्या होता है, जो ओवरी जो होता है ना, ओवरी वॉल के अंदर में अर्थात जो ग्लूम्स होते हैं,
जिसको हम पेरिडियम भी बोलते हैं, उस पेरिडियम के अंदर में ये क्या होते हैं, बंद होते हैं। तो इस प्रकार से ये तब तक नहीं होगा जब तक वो थ्रेसिंग, जिसको हम बोलते हैं मिसाई जो करते हैं ना, उस समय ये सारे जो स्मर्ट्स जो स्पोर जो होते हैं वो थ्रेसिंग के समय ही क्या होते हैं, इस दाने से, इस ओवरी से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि ये पेरिडियम के अंदर में क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। इसका नाम है कवर्ड स्मर्ट। कवर्ड स्मर्ट में होता है जैसे कवर्ड स्मर्ट ऑफ बार्ली, काजबाजी, अस्टिलोकोहोडाई। सेकंड रहता है कवर्ड स्मर्ट ऑफ ओट। कवर्ड स्मर्ट ऑफ ओट, ये आपको दिख रहा है, इसमें गाल्स बन जाते हैं। ये कवर्ड स्मर्ट होता है, इसका नाम है अस्टिलेगो कोलेरी के द्वारा से ये इन्फेक्ट करता है। तो अस्टिलेगी मैक्सोडिस जो होता है वो इस प्रकार से क्या बना लिया है, गाल बना लिया है, ठीक है। तो ये पूरा स्टॉक पे, ईयर पे ये पूरे दाने जो होते हैं पूरा इससे भर जाता है, पूरे फसल को काफी नुकसान हो जाता है। इसी प्रकार से मैंने पहले भी बताया था कि जो शुगर केन में जो होता है वो पूरा इंटायर पोर्शन जो होता है वो किसमें बदल जाता है, चाबुक के समान स्ट्रक्चर में बदल जाता है ना। अब हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ द अस्टिलेगो। यहाँ पर आपको डायग्राम में आपको स्पष्ट दिख रहा है, इसमें जो माइसीलियम जो आपको कैसा दिखाई दे रहा है, माइसीलियम आपको ब्रांच दिखाई दे रहा है, सेप्टेड दिखाई दे रहा है और यूनिन्यूक्लिएटेड या कहीं कहीं पर बाइन्यूक्लिएटेड भी दिखाई दे रहा है। तो इसमें दो प्रकार के माइसीलियम पाए जाते हैं। पहला होता है प्राइमरी माइसीलियम। प्राइमरी माइसीलियम में क्या पाया जाता है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस पाए जाते हैं। अर्थात ये प्राइमरी माइसीलियम कैसे बनते हैं, प्राइमरी माइसीलियम जो बनते हैं वो जर्मिनेशन ऑफ बेसिडियोस्पोर्स के जर्मिनेशन से बनते हैं। बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट करता है और क्या बनाता है, प्राइमरी माइसीलियम। तो इसमें दो स्ट्रेन के माइसीलियम होते हैं, प्लस स्ट्रेन के और माइनस स्ट्रेन के। प्लस स्ट्रेन के जो होते हैं प्लस बेसिडियोस्पोर से बनता है और माइनस स्ट्रेन का जो प्राइमरी माइसीलियम है माइनस स्ट्रेन के बेसिडियोस्पोर से होता है। तो इस प्रकार से ये प्लस और माइनस दो प्रकार के प्राइमरी माइसीलियम है। प्राइमरी माइसीलियम नेक्स्ट जो होता है वो सेकेंडरी माइसीलियम कहलाता है। देखिए यहाँ पर अब क्या हो गया, सेकेंडरी माइसीलियम बन रहा है। दो प्राइमरी माइसीलियम जो होते हैं उनके बीच में फ्यूजन होता है, अर्थात इसमें पहले प्लाज्मोगेमी होता है और प्लाज्मोगेमी के बाद क्या होता है, इसमें ये प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो न्यूक्लियस जो होते हैं वो इसमें पहुंच जाते हैं, परंतु इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी माइसीलियम। सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है वो किसके द्वारा से बनता है, डाइकैरियोटाइजेशन के द्वारा से बनता है। अर्थात डाइकैरियोटाइजेशन किसको बोलते हैं, दो प्राइमरी माइसीलियम प्लस और माइनस स्ट्रेन के फ्यूजन करते हैं, उनके बीच में प्लाज्मोगेमी होता है और इस प्रकार से ये बाइन्यूक्लिएटेड न्यूक्लियस आ जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेकेंडरी माइसीलियम कैसे बनता है, अर्थात मोनोकैरियोटिक अवस्था से डाइकैरियोटिक अवस्था कैसे बनता है। तो मोनोकैरियोटिक से डाइकैरियोटिक माइसीलियम का जो बनना होता है वो डाइकैरियोटाइजेशन कहलाता है। पहला हम देखेंगे कि सोमेटोगेमी के द्वारा से, अर्थात देखेंगे बेसिडियोस्पोर से जर्मिनेट किया, क्या बनाए, प्राइमरी माइसीलियम बनाए। प्राइमरी माइसीलियम के हाइफा के बीच में क्या होता है, फ्यूजन होता है। अर्थात जब फ्यूजन होता है तो प्लस और माइनस जो स्ट्रेन के जो न्यूक्लियाई जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इसमें सेकेंडरी माइसीलियम में पहुंच जाते हैं। तो हाइफी के फ्यूजन के द्वारा से सेकेंडरी माइसीलियम यहाँ पर बन रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, सोमेटोगेमी। दूसरे प्रकार का जो होता है बाय डिफ्यूजन ऑफ दी बेसिडियोस्पोर्स। देखिए ये बेसिडियोस्पोर्स है, दो बेसिडियोस्पोर, एक प्लस स्ट्रेन का और एक माइनस स्ट्रेन का, दोनों के बीच में क्या बनना शुरू हो जाता है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बनता है। और क्या होता है, एक का दोनों के
जो न्यूक्लियाई होते हैं प्लस और माइनस स्ट्रेन के, वो क्या आ जाते हैं, इस कंजुगेशन ट्यूब में आ जाते हैं और इस प्रकार से ये सेकेंडरी माइसीलियम बनता है। तीसरे प्रकार का जो होता है वो डाइकैरियोटाइजेशन, वो क्या होता है, एपीबेसिडियम के फ्यूजन के द्वारा से। यहाँ पर जो होता है फ्यूजन किसके बीच में हो रहा है, दो कॉम्पेटेबल सेल्स ऑफ दी एपीबेसिडियम। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये देखिए ये एपीबेसिडियम है, इस एपीबेसिडियम से क्या निकलता है, एक प्लस स्ट्रेन का और एक माइनस स्ट्रेन का, क्योंकि आपको मालूम है 4 न्यूक्लियस थे प्लस और माइनस स्ट्रेन के, तो उसमें क्या बनता है, इसमें भी वैसी कंजुगेशन ट्यूब निकलता है, ठीक है। और इस कंजुगेशन ट्यूब प्लस और माइनस स्ट्रेन के क्या करते हैं आपस में, इसमें प्लाज्मोगेमी होता है। इस प्रकार से डाइकैरियोटाइजेशन होता है। नेक्स्ट जो होता है वो डाइकैरियोटाइजेशन जो होता है वो होता है एपीबेसिडियम के द्वारा से, अर्थात यहाँ पर सिंगल एक ही जो एपीबेसिडियम जो होता है, देखिए ये प्लस और माइनस स्ट्रेन का होता है, तो सेम इसी बेसिडियम के ही आपस के प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके बीच में प्लाज्मोगेमी होता है और इस प्रकार से अर्थात इनके बीच का सेल वॉल डिसॉल्व हो जाता है और इस प्रकार से 2 न्यूक्लियस यहाँ पर पहुंच जाते हैं और इस प्रकार से इससे डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। फिर नेक्स्ट जो होता है वो बेसिडियल और बेसिडियल स्पोर्स के द्वारा से। देखो ये बेसिडियम है, यदि यहाँ पर ये माइनस स्ट्रेन का न्यूक्लियाई है इसमें, तो जो बेसिडियल स्पोर जो जिसके साथ फ्यूजन हो रहा है ये प्लस स्ट्रेन का हो सकता है, या ये माइनस स्ट्रेन का है तो ये प्लस स्ट्रेन, तो इनके फ्यूजन से क्या बनता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है, ठीक है। फिर कुछ जो होता है वो इन्फेक्शियस थ्रेड के द्वारा से होता है। ये अस्टिलेगोट्रिटिसाई में ज्यादातर बहुत कॉमन होता है कि इसमें प्रोमाइसीलियम बन रहे हैं और प्रोमाइसीलियम क्या बनाता है, इन्फेक्शियस थ्रेड बनाता है। तो प्लस और माइनस स्ट्रेन के जो इन्फेक्शियस थ्रेड है उनके मिलने से डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनता है। नेक्स्ट जो होता है वो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 बेसिडिया के मिलने के द्वारा से, देखो ये बेसिडियम बने प्लस और माइनस स्ट्रेन के, तो यदि ये प्लस स्ट्रेन का है तो माइनस स्ट्रेन का यहाँ पर होगा, यदि ये प्लस है तो माइनस स्ट्रेन के बेसिडिया आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। फिर नेक्स्ट जो होता है डाइकैरियोटाइजेशन जो होता है वो स्पोरेडिया के द्वारा से होता है। स्पोरेडिया किसको बोलते हैं, स्पोरेडिया जैसे कि क्या होता है, जैसे बेसिडियम जो होता है प्रोमाइसीलियम होता है, प्रोमाइसीलियम जो होता है वो क्या बनाता है, बेसिडियल स्पोर बनाता है। बेसिडियल स्पोर जो होता है वो बडिंग के द्वारा से क्या बनाता है, जैसे यीस्ट में बडिंग होता है ना, वैसे क्या होता है इसमें भी बडिंग के द्वारा से क्या बनता है और ढेर सारे बेसिडियल स्पोर बन जाते हैं, अर्थात ये बडिंग के द्वारा से और सारे जो स्पोर जो बनते हैं वो स्पोरेडिया कहलाते हैं। तो इसी प्रकार से प्लस और माइनस स्ट्रेन के स्पोरेडिया आपस में मिलकर उनके बीच में डाइकैरियोटाइजेशन होता है। अब हम देखते हैं कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम कैसे बनते हैं। देखिए बेसिडियोमाइसीटीज का एक खास कैरेक्टर होता है। बेसिडियोमाइसीटीज में सेकेंडरी माइसीलियम जो पाए जाते हैं वो उसमें क्लैम्प कनेक्शन पाए जाते हैं, एक हुक के समान संरचना बनती है जिसको कि हम क्लैम्प सेल बोलते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है अस्टिलेजिनेल्स और अस्टिलेजिनेसी फैमिली का, जिसमें कि क्या पाया जाता है, डाइकैरियोटाइजेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्लैम्प कनेक्शन के द्वारा से होता है। तो क्लैम्प कनेक्शन इन अस्टिलेगो, देखिए यहाँ पर ये डायग्राम आपको दिख रहा है, ये एक पहली डाइकैरियोटिक माइसीलियम है। इसकी जो क्लैम्प कनेक्शन जो होता है वो हमेशा किस में पाया जाता है, डाइकैरियोटिक माइसीलियम की जो टर्मिनल सेल होती है। देखो ये अग्रभाग की जो कोशिकाएं होती है ना, जिसको हम टर्मिनल सेल बोलते हैं, इस टर्मिनल सेल में क्या है, प्लस और माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई है। अब क्या होता है, नेक्स्ट प्रोसेस हम देखते हैं कि इसमें ये दोनों प्लस और माइनस जो न्यूक्लियाई है ये कंजुगेटिकली क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। कंजुगेटिकली मतलब कि इसमें कंजुगेशन के द्वारा से क्या होता है, न्यूक्लियर का डिवीजन होता है। अर्थात प्लस स्ट्रेन यहाँ पर एक था तो ये क्या हो गया, 2 में डिवाइड हो गया तो 2 प्लस स्ट्रेन हो गए। माइनस स्ट्रेन का भी ऐसे कंजुगेटिकली डिवाइड होगा तो क्या हो गया, 2 माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई यहाँ पर पहुंच गया। तो टोटल क्या हो गए, 4 हो गए, 2 प्लस और 2 माइनस।
ये टर्मिनल सेल। तो इसी समय क्या होता है कि एक ऊपर से टर्मिनल सेल के ऊपर से क्या बोलती है, एक आउटग्रोथ निकलती है। इस आउटग्रोथ अर्थात एक पाउच, एक थैली की समान संरचना, एक हुक की समान संरचना निकलती है। ठीक है, ये इस प्रकार से आउटग्रोथ निकलता है और ये थोड़ा सा नीचे की तरफ जहां पर माइनस स्ट्रैंड का न्यूक्लियाई है वहां तक टच करता है, नीचे की वॉल पे ये क्या करता है, टच करता है। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो दो प्लस स्ट्रैंड के जो न्यूक्लियाई जो होते हैं उसमें से एक न्यूक्लियाई जो होता है वो इस पाउच में पहुंच जाता है, और जैसे ही इसमें पाउच में पहुंचता है वैसे क्या हो जाता है, इसमें एक सेप्टा बन जाता है। देखिए यहाँ पर एक सेप्टा बन गया। तो ये क्या बन गया, इस प्रकार से एक अलग से सेल बन गई कि एक टर्मिनल सेल, और एक प्रकार से क्या हो गई है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अब ये क्या बन गई, क्लैम्प सेल। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, ये जो नीचे की जो ये वाली जो माइनस स्ट्रैंड की जो न्यूक्लियाई होती है ना, वो अब कहाँ चले जाएगा, थोड़ा सा ऊपर की तरफ खसक जाएगा, और जैसे ये ऊपर चला जाता है वैसे क्या होता है ये कि इसमें सेप्टा बन जाते हैं। तो ये देखिए सेप्टा बन गया। तो अब क्या हो गया, तीन प्रकार की सेल बन गई। देखो ये वाली ऊपर की जो कहलाती है इसको हम टर्मिनल सेल कहते हैं, इसमें दो न्यूक्लियाई होते हैं प्लस और माइनस स्ट्रैंड के। फिर एक दूसरा सेल जिसको हम क्लैम्प सेल बोले, इस क्लैम्प सेल में अभी क्या है, प्लस स्ट्रैंड का न्यूक्लियाई है, और नीचे वाली जो सेल अब क्या कहलाने लगेगी, पेनल्टीमेट सेल। तो देखो दो सेप्टा बने और दो सेप्टा से एक क्लैम्प सेल बना और एक क्या हो गया, नीचे की क्या बन जाती है, पेनल्टीमेट सेल। तो यहाँ पर ऐसे सेप्टा बन गया, तो यहाँ पर क्या होगी, पेनल्टी सेल में क्या होगी, माइनस। इस प्रकार से इसमें टर्मिनल सेल में दो न्यूक्लियाई है प्लस और माइनस के, इसमें एक प्लस है और इसमें माइनस है। अब क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में कि इनकी जो क्लैम्प सेल है और ये जो पेनल्टीमेट सेल है, इसके वॉल जो दिख रहा है ना आपको अभी, इसके बीच की वॉल क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिसॉल्व हो गई। अब इसके बाद ये जो प्लस माइनस का जो न्यूक्लियस जो होता है ना, वो किसमें माइग्रेट हो जाता है, पेनल्टीमेट सेल में। ठीक है, अब क्या हो गया, इस प्रकार से अब क्या बन गई, आपको बाई न्यूक्लिएटेड सेल हो गया, डाइकैरियोटाइजेशन हो गया कि नहीं। पहले क्या थी, एक थी, अब क्लैम्प सेल के माध्यम से क्या बना, देखो फिर से ये वृद्धि हो गई। ठीक है, अब क्या होगा, ये ऐसा बढ़ी। अब उसके बाद जब नेक्स्ट फिर से डाइकैरियोटाइजेशन होगा तो इससे ये प्रोसेस फिर से वैसी ही क्या होगी, रिपीट होगी। तो इस प्रकार से क्लैम्प कनेक्शन के माध्यम से क्या बनता है, डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। तो ज्यादातर हम देखते हैं कि है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रेगमेंटेशन या बेसिडियोस्पोर्स के बडिंग के द्वारा से या कोनिडिया के फॉर्मेशन से हो सकता है, परंतु ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही कम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। मेन जो पाया जाता है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि इसमें स्मर्ट फंजाई में सेक्स ऑर्गन तो कंप्लीटली एब्सेंट होता है, और इसमें पहले क्या होता है, प्लाज्मोगेमी होता है, फिर कैरियोगेमी होता है, फिर मियोसिस डिवीजन होता है। तो इस प्रकार से इसमें मेन जो होता है वो प्लाज्मोगेमी होता है, अर्थात फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड कंपैटिबल सेल्स। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से, यहाँ पर मैंने देखा कि इस प्रकार से ये स्मर्ट स्पोर्स है, देखो ये पूरा, और इस प्रकार से ये स्मर्ट स्पोर्स बन गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ऑटोसियस होता है, अर्थात ये अपना जो लाइफ साइकिल है वो सिंगल होस्ट पे ही कंप्लीट हो जाता है। सेक्स ऑर्गन तो इसमें एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके लाइफ साइकिल में दो प्रकार की स्पोर्स पाए जाते हैं, टेलिटोस्पोर्स और दूसरा होता है बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, अब हम जानते हैं टेलिटोस्पोर्स क्या होता है। टेलिटोस्पोर्स ये क्लेमाइडोस्पोर्स भी बोलते हैं, ये बहुत ही प्रिमिटिव नेम है। सबसे पहले हम देखेंगे कि पुरानी बुक में हम देखेंगे कि इसको क्लेमाइडोस्पोर्स जो साइंटिस्ट है उन्होंने सबसे पहले क्या नाम दिया था, इसको क्लेमाइडोस्पोर्स। ठीक है, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, स्मर्ट स्पोर्स भी बोलते हैं, या फिर बाई न्यूक्लिएटेड ब्रॉन्ड स्पोर्स भी ये कहलाता है। ठीक है, तो टेलिटोस्पोर्स कैसे बनता है, टेलिटोस्पोर जो होता है वो सेकेंडरी माइसीलियम के द्वारा से ही बनता है। ठीक है, तो सेकेंडरी माइसीलियम जो होता है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये सेकेंडरी माइसीलियम
होस्ट प्लांट के अंदर में अर्थात इंफ्लोरेसेंस के अंदर में ही क्या कर रहा है, ये अपना कवक जाल को क्या कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो होता है वो टोटली क्या होता है, इंफ्लोरेसेंस पार्ट को क्या कर देता है, वो में जा करके अपनी कॉलोनी बना देता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ये स्मर्ट स्पोर्स या टेरिटोस्पोर्स कैसा होता है। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, देखिए टेरिटोस्पोर्स होता है। टेरिटोस्पोर जो होता है वो इसमें ये ज्यादातर वो राउंड होता है, इलिप्टिकल साइज का होता है। इसमें दो लेयर पाई जाती है, आउटर जो थिक लेयर पाई जाती है जिसको कि हम एक्साइन बोलते हैं, अर्थात इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोस्पोरियम बोलते हैं, जो कि मोटी होती है, स्पाइनी होती है। देखिए यहाँ पर इस पर सबसे दिख रहा है। दूसरा जो होता है उसका इनर लेयर होता है, अंदर की लेयर होती है जिसको हम इंटाइन बोलते हैं, अर्थात जिसको हम एंडोस्पोरियम बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये टेरिटोस्पोर जो होता है वो देखो क्या होता है, ये नॉन मोटाइल है, अर्थात इसमें किसी प्रकार का कोई फ्लैजिला नहीं है। इसका जो डिस्पर्शन जो होता है ना, वितरण जो होता है, डिसेमिनेशन जो होता है, वो या फिर विंड के द्वारा से हो सकता है, या इंसेक्ट के द्वारा से, या फिर वाटर के द्वारा से होता है। तो ये स्मर्ट स्पोर्स क्या है, हवा के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से कहाँ पहुंचते हैं, किसी दूसरे हेल्दी प्लांट के ऊपर में पहुंचते हैं और वहां जाकर के वो इन्फेक्शन फैलाता है। जर्मिनेशन ऑफ टेरिटोस्पोर्स, देखिए ये यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलेगो है। मीन्स ये मक्के जो है, मक्के के ऊपर में कैसे ये लाइफ साइकिल कंप्लीट होता है। ये मक्के का जो इन्फ्लोरेसेंस वाला जो पोर्शन है, सीड्स है, वहाँ की जो इंटरसेलुलर जो सेल, कोर सेल होती है, उसमें यहाँ पर डाइकैरियोटाइजेशन हुआ है। डाइकैरियोटाइजेशन देखिए दो न्यूक्लियाई हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि टेरिटोस्पोर्स का जो फॉर्मेशन जो होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है। जब फेवरेबल कंडीशन होता है, जब टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होता है, तब ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो होती है, इसकी जो इंटरकैलरी सेल है, बाकी बीच की कोई भी एक सेल जो होती है वो क्या हो जाती है, वो राउंड होना शुरू करती है, अर्थात इसका प्रोटोप्लान जो होता है वो डेंस हो जाता है और इस प्रकार से ये एक गोल टेरिटोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। परंतु अभी यहाँ पर न्यूक्लियस का फ्यूजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुत सारे जो क्या बन जाते हैं, क्लेमाइडोस्पोर्स अर्थात टेरिटोस्पोर्स जो होते हैं इंटरकैलरी सेल ऑफ डाइकैरियोटिक माइसीलियम से बनता है। अब यहाँ से इसका जर्मिनेशन स्टार्ट होगा। आपको मैंने पहले बता चुका है कि जो टेरिटोस्पोर जो होता है उसकी आउटर लेयर एक्साइन, मोटी होती, स्पाइनी, और इंटाइन जो होती है वो पतली होती है। इसके पहले जर्मिनेशन के पहले क्या होता है कि दोनों जो प्लस और माइनस स्ट्रैंड की जो न्यूक्लियाई जो होते हैं वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूजन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों का क्या होता है, यहाँ पर अब कैरियोगेमी होता है। यहाँ पर ये जो स्टेज जो कहलाता है ये कैरियोगेमी कहलाता है, अर्थात जो टेरिटोस्पोर्स होता है उसके दोनों न्यूक्लियस प्लस और माइनस स्ट्रैंड के कैरियोगेमी करते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर मियोसिस डिवीजन होता है, अर्थात मियोसिस डिवीजन होगा तो वो फिर से क्या होगा, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अर्थात इसमें भी जब दो न्यूक्लियाई बनते हैं तो इसमें भी एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। तो इस प्रकार से जर्म ट्यूब बनने के पहले ही क्या होता है, मियोसिस डिवीजन होता है और दो न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसके बाद जर्म ट्यूब जब आगे बढ़ता है तब इसके साथ जो कॉन्जुगेटली जो इसके जो दोनों न्यूक्लियस है वो कॉन्जुगेटली डिवाइड होते हैं। प्लस स्ट्रैंड के भी दो प्लस स्ट्रैंड वाले न्यूक्लियाई बनते हैं और माइनस स्ट्रैंड वाला भी कॉन्जुगेटली डिवाइड होकर के दो माइनस बना लेते हैं। इस प्रकार से जर्म ट्यूब में क्या जाते हैं, 4 न्यूक्लियाई हो गए, 2 प्लस और 2 माइनस के। इस प्रकार से अब ये इसमें क्या बनने शुरू हो जाते हैं, सेप्टा बनना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आपको 3 सेप्टा बनेंगे जिसके कारण से 4 सेल बन जाएगी, जिसमें से 2 सेल में प्लस न्यूक्लियाई होता है और 2 सेल में माइनस स्ट्रैंड के न्यूक्लियाई होते हैं। तो इस प्रकार से अब ये बनने वाली जो सेल जो कहलाती है, अब ये क्या कहलाने लगी, बेसिडियल सेल, जिसको हम बेसिडियम भी बोलते हैं। अभी क्या हो गया, ये बेसिडियम बन गया। तो इस प्रकार से 4 बेसिडियम है। इस बेसिडियम में बेसिडियोस्पोर्स बनना शुरू हो जाते हैं, अर्थात यहाँ पर 2 प्लस और 2 माइनस के हैं और यहीं पर क्या होता है कि इसमें
प्लस वाले भी डिवाइड होते हैं और माइनस वाले न्यूक्लियाई भी डिवाइड होते हैं। अब इसमें इस प्रकार से एक आउटपुट निकलती है जो कि बेसिडियो स्पोर बना लेती है। तो प्लस स्ट्रेन वाले बेसिडियम न्यूक्लियाई से प्लस स्ट्रेन के बेसिडियो स्पोर बनते हैं और माइनस वाले से माइनस स्ट्रेन वाले बेसिडियो स्पोर बन गए। तो इस प्रकार से अब देखिए बेसिडियो स्पोर्स यहाँ पर बन जाता है। ये बेसिडियो स्पोर पुनः फिर से बडिंग के द्वारा से सेकेंडरी बेसिडियो स्पोर बनाता है। तो इस प्रकार से ये जो बेसिडियो स्पोर जो होते हैं वो फिर से जब सूटेबल कंडीशन उसको मिलता है, जब होता है अर्थात जब होस्ट सेल मिलता है वहां पर वो जर्मिनेट करना शुरू करते हैं और इस प्रकार से ये बेसिडियो स्पोर जर्मिनेट करके फिर से जर्म ट्यूब बना लेते हैं। क्योंकि प्लस और माइनस स्ट्रेन के न्यूक्लियाई है तो प्लस स्ट्रेन वाले से प्लस जर्म ट्यूब बनेंगे, माइनस स्ट्रेन वाले से माइनस स्ट्रेन के जर्म ट्यूब बनाते हैं। ये जर्म ट्यूब कोई भी होस्ट सेल में प्रवेश करता है और इस प्रकार से होस्ट सेल के अंदर में ये जाकर के क्या बना लेता है, फिर से प्राइमरी माइसिलियम बना लेता है, जिसको हम मोनोकैरियोटिक माइसिलियम भी बोलते हैं। तो ये मोनोकैरियोटिक जो माइसिलियम जो होता है वो कैपेबल नहीं होता इन्फेक्शन फैलाने के लिए। यहाँ पर क्या होता है, मोनोकैरियोटिक माइसिलियम से फिर से डाइकैरियोटाइजेशन की प्रोसेस होती है और फिर से क्या बनता है, डाइकैरियोटिक माइसिलियम। ये डाइकैरियोटिक माइसिलियम ही क्या करता है, नेक्स्ट जो हेल्दी जो पौधा होता है उसकी इन्फ्लोरेसेंस पार्ट को फिर से इन्फेक्शन फैलाना शुरू कर देता है। तो इस प्रकार से तो ये हम यहाँ पर आपको और क्लियर दिख रहा है अच्छे से, जो मैंने पिछली स्लाइड में जो समझाया ये सेम वही प्रोसेस है। देखिए ये 4 बेसिडियम बन गए हैं जिसमें बेसिडियो स्पोर्स बने हैं। देखिए प्लस स्ट्रेन के, माइनस स्ट्रेन के। इसके बाद इसमें बडिंग होता है, बडिंग के द्वारा से बहुत सारे सेकेंडरी बेसिडियो स्पोर्स भी बना लेते हैं। ये सेकेंडरी बेसिडियो स्पोर्स क्या कहलाते हैं, स्पोरिडिया कहलाते हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग प्लांट में अलग, किसी में टिटिसाई है तो कोई ओट है और इस प्रकार से ये मेज का है। इस प्रकार से देखिए आप इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी लाइफ साइकिल जो होता है वो इस प्रकार से यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। सेकेंडरी माइसिलियम जो होता है वो पुनः क्या करता है, फिर से इन्फेक्शन फैलाता है। तो यहाँ पर लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलेगो कंप्लीट हो गया। अब हम आगे, ये और भी स्लाइड है, आपको और भी इस प्रकार से वही प्रोसेस है आप देख सकते हैं। हाँ, अब हम यहाँ पर जाएंगे कंट्रोल मेजर्स। यदि इन्फेक्शन यदि होता है तो हम इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला जो है वो सोलर हीट ट्रीटमेंट होता है। ये उस स्थान के लिए जहाँ पर समर में टेम्परेचर 42-44 डिग्री टेम्परेचर होता है। तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। सबसे पहले हम जो इन्फेक्टेड जो सीड है, जिसके ओरी के अंदर में जो रस्ट स्पोर्स है या उसके माइसिलियम जो होते हैं वो जो कि रेस्टिंग या डॉर्मेंट अवस्था में पड़े रहते हैं, जब हम ऐसे बीजों को जब बोएंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से वो इन्फेक्टेड प्लांट ही होगा। तो इस कारण से बोने के पहले क्या किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। तो सीड को पहले हम पानी में सोक कर लेते हैं 4 घंटे के लिए, जैसे कि सुबह 8 से 12 बजे तक, और इस प्रकार से उसको ब्राइट समर में सुखा लेते हैं। उसके बाद उस सीड्स को पानी से निकाल के फिर से सुखाते हैं, फिर से 4 घंटे के लिए 12 से 4 बजे। ऐसा करने से क्या होता है, जो सीड्स के अंदर में जो माइसिलियम जो डॉर्मेंट अवस्था में होते हैं वो क्या हो जाते हैं, किल्ड हो जाते हैं। और डायरेक्ट सनलाइट में आप उसको एक्सपोज करते हैं तो वो सब माइसिलियम जो होते हैं वो किल्ड हो जाते हैं। यहाँ पर हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी है। हॉट वाटर ट्रीटमेंट भी अपनाया जा सकता है। पहले कोल्ड वाटर में 36 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे सीड को 4 घंटे के लिए डुबा दिया जाता है। ऐसा करने से सीड्स के अंदर में डॉर्मेंट माइसिलियम वो जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं। यदि किसी कारण से यदि जर्मिनेट हो गया तो उसको फिर हम हॉट वाटर में 54 डिग्री टेम्परेचर में 10 मिनट तक के लिए रख देते हैं। फाइनली इसको हम ड्राई करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, यदि रस्ट स्पोर्स यदि जर्मिनेट हो गया है तो उसके जर्म ट्यूब क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। फिर है एनारोबिक सीड ट्रीटमेंट भी हम अपना सकते हैं। इसको 2 से 4 घंटे तक हम 60 से 70 डिग्री टेम्परेचर वाले वाटर में इसको डुबा करके रख देते हैं। उसके बाद उस मॉइस्ट सीड को
जो नम जो सीड होता है उसको हम टाइट एयर कंटेनर में 65 से 70 घंटे के लिए उसको रख देते हैं और उसके बाद हम उसको निकाल करके सुखा देते हैं। इस पर अब बहुत सारी रेजिस्टेंस वैरायटी आ गई है। यदि हम गेहूं की ये सब रेजिस्टेंस वैरायटी है, यदि हम इसको अपनाते हैं तो ऑलरेडी क्या होता है, आपका हेल्दी प्लांट होता है वो ससेप्टेबल नहीं हो पाता है डिजीज के लिए। फिर कुछ फंगीसाइड्स का भी हम उपयोग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो होता है वो रोइंग मतलब कि इसको हम जो इन्फेक्टेड जो पौधा होता है जिसके बाली में रस्ट स्पॉट स्पोर्स आ जाते हैं, उसको हम इन्फेक्टेड पौधे को हेल्दी पौधे से अलग कर देते हैं। उसको जड़ से उखाड़ करके उसको फेंक करके जला देना चाहिए। फिर क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। और यदि हम एक ही फसल बार बार उसी खेतों में अपनाएंगे तो क्या होगा कि सॉइल में जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं वो पड़े रहते हैं, वो फिर से जर्मिनेट होगा और फिर से इन्फेक्शन फैला सकता है। इस कारण से कंट्रोल मेजर बहुत ही जरूरी होता है। अब लास्ट आपके चलिए अब पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन द रस्ट एंड स्मट। रस्ट जो होता है जैसे कि पक्सिनिया ग्रेमिनिस्टेटिसाई जो गेहूं के पौधे पर ब्लैक स्टेम रस्ट पैदा करते हैं, ये जो होता है रस्ट जो होता है वो ऑब्लिगेट अर्थात अनिवार्य परजीवी होता है। इसको अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए लिविंग होस्ट की आवश्यकता होती है। यदि लिविंग होस्ट की यदि पोषक पौधे की मृत्यु हो जाती है तो यहाँ पर रस्ट का जीवन भी समाप्त हो जाता है। इसका इसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। स्मट जो होता है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट होता है अर्थात विकल्प परजीवी जिसको बोलेंगे। विकल्प का मतलब होता है वो होस्ट पौधे पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट तो करता है जैसे कि बेसिडियो स्पोर्स, परंतु स्मट स्पोर्स या टेटो स्पोर जो होता है वो सॉइल में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। इस कारण से यदि उसको पौधा नहीं मिलता है तो वो सॉइल में भी बहुत समय तक क्या होता है, डॉर्मेंट अवस्था में वो लंबे समय तक पड़ा रह सकता है। इस कारण से इसको हम फैकल्टेटिव पैरासाइट या विकल्पी परजीवी कहते हैं। रस्ट का लाइफ साइकिल हेट्रोसियस होता है अर्थात दो प्रकार का पौधे की आवश्यकता होती है। प्रथम पौधा पर गेहूं का पौधा में इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है और दूसरी जो अवस्था जो होती है वो बाकी की अवस्था जो होती है वो बारबेरी के पौधे पे कंप्लीट होता है। स्मट जो होता है वो अटोसियस होता है अर्थात उसको इसकी लाइफ साइकिल जो होता है एक ही पौधे पर एक ही पोषक पौधे पे कंप्लीट हो जाता है। रस्ट में क्लैम्प कनेक्शन बहुत ही कम पाए जाते हैं जबकि स्मट में क्लैम्प कनेक्शन बहुत ही सामान्य पाए जाते हैं जो कि सेकेंडरी माइसीलियम पर ही बनते हैं। नेक्स्ट जो होता है रस्ट में माइसीलियम जो होता है इंटरसेल्युलर होता है और जो उसमें एक पोस्टोरिया या चुष्कांग बनते हैं होते हैं। ये चुष्कांग जो होते हैं वो होस्ट सेल से भोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है होस्ट सेल के। स्मट जो होता है इसमें भी माइसीलियम जो होता है वो इंटरसेल्युलर होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इंटरसेल्युलर सेल के बीच बीच में है, परंतु इसमें कहीं भी स्मट में पोस्टोरिया नहीं है तो पोस्टोरिया इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट जो होता है रस्ट में जो यूरोस्पोर्स और टेटोस्पोर जो होता है वो प्राइमरी होस्ट पे पाए जाते हैं। प्राइमरी होस्ट बोलने से गेहूं के पौधा पे, और इसकी जो एसिडियोस्पोर्स और पिक्रिडियल स्टेज जो होती है वो अल्टरनेट होस्ट जिसको हम बारबेरी हम नाम सुने होंगे, बारबेरी का पौधा उस पे वो कंप्लीट होता है। स्मट में टेटोस्पोर्स पाए जाते हैं जो कि सेम पौधे पे ही कंप्लीट हो सकता है। ना रस्ट में टेटोस्पोर जो होता है वो टर्मिनल सेल में पैदा होता है अर्थात माइसीलियम की अग्रभाग की सेल में, जबकि टेटोस्पोर्स स्मट में जो टेटोस्पोर होता है वो इंटरकैरी सेल से बनता है। ना रस्ट में टेटोस्पोर जो होता है वो बाई सेल होता है, दो सेल होता है और बाई न्यूक्लिएटेड होता है। यहाँ पर आप डायग्राम में इस पर देख सकते हैं, देखिए ये रस्ट का टेटोस्पोर है, बाई सेल है और इसमें केपिकल पेपिला पाए जाते हैं और हर एक में दो दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एक ऊपर वाली सेल में एपिकल कोर पाए जाते हैं और नीचे वाली सेल में लेटरल कोर पाए जाते हैं जहां से जो इंटाइन जो होती है वो जब जर्मिनेशन होता है तो जम ट्यूब बनाते हैं जिसको हम प्रोमाइसीलियम बोलते हैं। यही प्रोमाइसीलियम आगे जाकर के सेप्टेड बेसिडियम में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें स्टेरिगमेटा होते हैं। स्टेरिगमेटा के ऊपर में बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, तो मतलब कि 4 बेसिडियम और इसकी बेसिडियोस्पोर्स की संख्या जो होती है वो 4 होती है, 2 पॉजिटिव स्ट्रेन की और 2 जो होती है वो माइनस स्ट्रेन की होती है। तो इस प्रकार से
यहाँ पर स्टेरिगमेटा पे 4 बेसिडोस्पोर्स पाए जाते हैं रस्ट में, और ये वाटर के द्वारा से डिस्चार्ज होते हैं। जबकि इसमट में टेट्रोस्पोर्स, देखिए यहाँ पर टेट्रोस्पोर्स इसमट स्पोर्स है, ये यूनिसेलुलर होता है, दो सेल होती है, एक्साइन और इंटाइन होती है। एक्साइन जो होती है वो स्पाइनी होती है, और इनर वॉल जो होती है वो चिकनी होती है, स्मूथ होती है। यहाँ से देखो इनर जो होती है वॉल जो होती है वो जम ट्यूब बनाता है, ये प्रोमाइसिलियम बन गए, और इसके बाद इसमें भी वैसे बेसिडियम बन जाते हैं। परंतु इसमें और इसमें अंतर ये है कि इसमट में बेसिडियोस्पोर बहुत सारे बनते हैं, जबकि रस्ट में 4 बेसिडियोस्पोर स्टेरिगमेटा पे, इसमें किसी भी प्रकार का स्टेरिगमेटा नहीं पाए जाते हैं। और ये बेसिडियोस्पोर आगे बडिंग के द्वारा से ढेर सारे और भी स्पोर बनाते हैं, जिसको स्पोरिडिया बोला जाता है। तो इस प्रकार से बाइन्यूक्लिएटेड इसमें भी होता है और इसमें भी बाइन्यूक्लिएट होता है, और इस प्रकार से ये इसमें डिफरेंस होते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर मेन जो होता है रस्ट और स्मट में आपको अंतर पता चल गया होगा। और दोनों अस्टिलेजिनेलिस, ये अस्टिलेजिनेलिस फैमिली में आता है, जबकि ये यूरोडिनेलिस फैमिली में आता है। तो थैंक यू वेरी मच। आपने जो मेरी जो स्लाइड को, जो प्रेजेंटेशन को जो देखा है, तो आपको जरूर समझ में आया होगा। और यदि समझ में नहीं आता है तो मैं गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स कॉलेज रायपुर में बॉटनी में प्रोफेसर हूँ। यदि आपको किसी भी बात का, यदि आपको कोई विषय यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और कॉलेज की वेबसाइट में जाकर के आप हमारा मोबाइल नंबर, कांटेक्ट नंबर और ईमेल आईडी वगैरह आप देख सकते हैं। यदि आपको किसी प्रकार की आवश्यकता होगी तो आप जरूर हमसे सलाह ले सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।